अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप की एशिया पॉलिसी माजी से कितनी मुख्तलिफ है और ईरान और इराक में ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल क्या है। इन मौज़ूआत के साथ साथ प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। रोहिंग्या बहरान के खात्मे के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? goal here is to get those that have been displaced to allow them to return to Burma, return to their homes. अमरीकी ख़वातीन की सियासी तरबियत की कोशिशें, But we've got to get women willing to step forward and run. Talk about the social problems of our society. और पाकिस्तान के एक नाबीना ऐप डेवलपर से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता 12 रोज़ के दौरान एशिया के 5 मुल्कों का दौरा किया, जो कि 25 साल में किसी भी अमरीकी सदर का तवील तरीन दौरा एशिया था, जिसमें उन्होंने जापान, जनूबी कोरिया, चीन, वियतनाम और फिलिपाइन की क़यादत से मुलाकातों के साथ साथ एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सरबराह इजलास में शिरकत भी की। सहर माजिद इस वक्त हमारे साथ हैं। सहर, सदर अपने इस दौरे को बहुत कामयाब करार दे रहे हैं, जिसमें तिजारत और सिक्योरिटी अमूर पर ख़ास तवज्जो दी गई, लेकिन इंसानी हकूक़ पर माजी के बरक्स अमरीकी क़यादत की जानिब से कोई अहम बयान सामने नहीं आया। इंसानी हकूक़ के कारकुन क्या कह रहे हैं? जी साकिब, सदर ट्रंप के एशियाई दौरे में सिक्योरिटी और नॉर्थ कोरिया के हवाले से तो उन्होंने बहुत ज़ोर दिया है, लेकिन इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली कुछ तंजीमों का कहना है कि इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ कुछ नाजुक मसाइल पर बातचीत करने से सदर ट्रंप ने गुरेज़ किया है, जिसके लिए उन्हें तनकीद का सामना है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। उस वक्त जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिलीपींस के सदर रोड्रिगो ड्यूटेर्टे से एक इलाकाई समिट की साइड लाइन्स पर मुलाकात हो रही थी, दारुल हुकूमत मनीला में अमरीकी सदर के पुतले जलाने वाले मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें हुई। हमें यकीन है कि इस मीटिंग का फिलीपीन के अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे इंसानी हकूक़ की सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। इजलास के दौरान सदर ट्रंप ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर तो बातचीत की, लेकिन इंसानी हकूक़ के मौजू पर बात करने से गुरेज किया। हम खित्ते में अपने हलीफ ममालिक को खुद मुख्तार, आज़ाद और खुशहाल देखना चाहते हैं, इस तरह कि वो किसी के मोहताज न रहें। इंडो पैसिफिक की तरक्की के लिए ये हमारे बुनियादी असूल हैं। क्या सदर ट्रंप की अपने फिलिपीनी हम मनसब से उनकी मंशियात के खिलाफ जंग में मावराए अदालत हलाकतों के हसास मौजू पर बात हुई? इस बारे में मुतज़ाद रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इंसानी हकूक़ के इदारे इन हलाकतों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने कहा कि इस हवाले से दोनों सदूर के दरमियान मुख्तसर बात हुई, लेकिन फिलीपींस हुकूमत के नुमाइंदे का कुछ और कहना है। मारवाए कानून, हलाकतों और इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई बात नहीं की गई। फिलीपींस की ड्रग्स के खिलाफ जंग पर तफसीली बात जरूर हुई, जिस पर सदर ड्यूटेर्टे ने वजाहत पेश की। जब एक सहाफ़ी ने इस बारे में सवाल किया तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के इस रवैये पर काफी तनकीद की गई है, जिनमें उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जॉन मैकेन भी शामिल हैं। उनका कहना है कि इस मीटिंग में इंसानी हकूक यकीनन सदर ट्रंप के एजेंडा में शामिल नहीं थे। इंसानी हकूक पर आवाज न उठाए जाने से जालिम हुक्मरानों को मजीद हिम्मत मिलती है, और वियतनाम और कंबोडिया जैसी हुकूमतें जब देखती हैं कि दुनिया इनके जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, तो इनकी और हौसला अफजाई होती है। 12 रोजा इस ट्रिप के बाद सदर ट्रंप आज अमेरिका वापस लौट रहे हैं। इस दौरे से वापस लौटने के बाद सदर ट्रंप एशियाई मुल्कों के साथ होने वाली तिजारती डील्स और नॉर्थ कोरिया के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ का ऐलान बहुत जल्द करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई तारीख मुतय्यन नहीं की है। जी साकिब। सहर, आप हमें कैपिटल हिल से सदर ट्रंप के दौरे एशिया के रद्द-ए-अमल के बारे में बता रही थी। थैंक यू। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की एशिया पॉलिसी माजी से कितनी मुख्तलिफ है, इस पर हम बात करेंगे एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव गुप्ता से, जो इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। अनुभव, वेलकम टू व्यू 360। President Trump largely stayed on the script, but how does his Asia policy look different from what past administrations have had for this region? Sure. Thank you, Sahar. There was, as you saw, there was a new policy that was outlined by the administration for a free and open Indo-Pacific. And this terminology is a new one. They've stressed this alongside Japan and India. Similar language has been used by these countries. So there is this
change in focus. But in terms of changes, there's greater, more strong rhetoric against North Korea. And there's this focus on America first, especially on economic issues. And this has been a big change where in the past administration, President Obama helped negotiate the Trans-Pacific Partnership, which was a free trade agreement between 12 countries. Now, the United States has decidedly walked away from that and has said that it's going to focus on America first and it wants to do trade in a bilateral manner, which is a significant change. So माजी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे सदर ओबामा की पॉलिसी ये थी कि वो ट्रेड के कसीरुल मुल्की माहिदों में उनकी दिलचस्पी थी, जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, लेकिन उससे सदर ट्रंप ने अलहदा कर दिया अमेरिका को और उनका फोकस ज़्यादा अमेरिका फ़र्स्ट पे है, ख़ास तौर पे अमेरिका को तजारत के हवाले से आगे रखने पे। दूसरा, अनुभव ने यह कहा कि बहुत सख्त अल्फाज में बयानात सदर ट्रंप के सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे शुमाली कोरिया को लेके, और एक फ्री और एक खुला माहौल वो इंडो पैसिफिक रीजन में देखना चाहते हैं और उसी की तरफ वो काम भी कर रहे हैं। अनुभव, फॉर द फर्स्ट टाइम in about 10 years, there are 3 US carriers also in the Pacific region, and that adds to what you said, you know, the strong rhetoric vis-a-vis North Korea. But when we talk about human rights, by not bringing up this issue, is America giving up on its moral authority on the international level? I think it's a valid question, especially when the administration is talking about a free and open Indo-Pacific. What does that mean? If free and open does not involve human rights, if it does not involve the rule of law, it sends a really different message to the region that the U.S. has done in the past. President Obama in the past has criticized, for example, both countries like the Philippines, but also partners like India. So he's criticized both non-democracies and democracies in the region when he felt that human rights issues were being trampled. And so this is a change in at least what the president is willing to say publicly, and we'll have to see how, what the impact is in the region. Okay. सो सदर ट्रंप जो दुनिया के सामने कहना चाहते हैं माजी के मुकाबले में वो मुख्तलिफ है इंसानी हकूक़ के मामले को लेकर, लेकिन इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि जब सदर ये कहते हैं कि एक फ्री और ओपन माहौल पैदा होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, तो अगर उसमें इंसानी हकूक़ का जो पहलू है वो शामिल नहीं होता तो क्या होगा? और ख़ास तौर पर अगर सदर ओबामा से कंपेयर किया जाए तो वो माजी में इंसानी हकूक़ के मौजू को बहुत बोल्ड तरीके से, खुले तरीके से उठाते रहें, और सिर्फ चीन के हवाले से ही नहीं बल्कि भारत के हवाले से भी, यानी डेमोक्रेसीज़ और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं दोनों के बारे में उन्होंने बात की। You talked about India. Indian Prime Minister Modi also attended the ASEAN summit. He met with President Trump, and the Indians, Americans, Australians and Japanese also talked about creating a quadrilateral group for this region. While India may help advance US foreign policy goals in Southeast Asia, especially becoming a balancing force with regards to China, how do other smaller nations in this region view India's ambitions? I think in Southeast Asia and in East Asia, India is welcomed quite a bit. I know Japan and Australia have welcomed India, but India as a growing market, as a blooming economy, is a country a lot of folks in the region, a lot of countries in the region want to develop a stronger partnership with. What was quite, I thought, significant was that President Trump, in his speech at APEC, which includes 21 economies, which India is not a member of, in his speech, he actually talked about India, congratulated India on its economic development, and congratulated Prime Minister Modi specifically for what he has done. So President Trump is really trying to really elevate India's importance in the region, and he got an applause for that line. So in general, I think India's growing engagement is welcome. सो अनुभव कहते हैं कि ओवरऑल ख़त्ते में इंडिया की जो बढ़ती हुई एंगेजमेंट है, उसका बढ़ता हुआ किरदार है, उसको वेलकम ही किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने एपेक के फोरम पे, जो कि एशियाई ममालिक की एक तंजीम है जिसमें भारत जिसका हिस्सा नहीं है, फिर भी उसके प्लेटफॉर्म पे न सिर्फ भारत को उसकी तरक्की के लिए मुबारकबाद दी बल्कि उसको ये इनवाइट किया कि वो इस हिस्से में ज़्यादा, इस खित्ते में ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे एक बड़ा किरदार देख रहे हैं और उसको अमूमी तौर पर वेलकम भी किया जा रहा है। एक और आप लोगों को यहाँ पर बात बताते चलूँ कि अमरीकी कांग्रेस ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2018 में एक तरमीम की है। इसके तहत वज़ीर दिफा को ये तस्दीक करनी थी कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब इस एक्ट में से लश्कर तैयबा का नाम निकाल दिया गया है। सो अनुभव, वी टॉक्ड अबाउट इंडिया एंड यूएस इन दिस रीजन. India and US both have declared Lashkar Taiba a terrorist organization. What signal is the US sending by removing LET and keeping Haqqani Network in the Defense Act? I mean, the U.S. is essentially sending a signal that when it comes to South Asia, its number one priority is stability in Afghanistan, and it knows that it needs Pakistani cooperation to stabilize Afghanistan. And instead of alienating Pakistan further by including LET
in the decision, it's saying that it's going to focus on the Haqqani network, which is directly targeting people in Afghanistan. The second thing, if I may, is that India is going to be disappointed by this. The Trump administration, as part of its new South Asia strategy, said that it's going to be pressuring Pakistan to counter terrorism in all cases. So this is business as usual from the United States. India has been used to this. So this will be a disappointment for India, but it tracks with what the US has done in the past. So दो पहलू हैं इस इशू के. एक तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, उसमें अनुभव ने कहा कि चूंकि पाकिस्तान पे पहले ही दबाव डाला जा रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का, तो पाकिस्तान को तनहा नहीं करना चाहता अमेरिका पूरी तरह से, और फोकस वो करना चाहता है अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने पर. दूसरी जानिब जहाँ तक भारत के साथ ताल्लुकात की बात है, तो अनुभव ने कहा कि भारत को मायूसी तो होगी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, बिजनेस एज यूजुअल है. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. अनुभव गुप्ता, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट. Thank you for having me. ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ आने वाली शदीद ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू सरगर्मियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं. ईरान के मगरबी पहाड़ी इलाके किरमान शाह में ज़लज़ले से कम से कम 450 अफराद हलाक हो चुके हैं. इमारतों का मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई है. बहुत से लोग अब भी रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि ज़ख्मियों का इलाज फ़ौज के बनाए गए आर्जी अस्पतालों में किया जा रहा है. ज़ख्मी होने वाले तकरीबन 7,500 अफराद में से बेशतर को छोटी मोटी चोटें ही आई हैं. सरहद पार इराकी कुर्दिस्तान में ज़लज़ले से अब तक कम से कम 7 अफराद के हलाक होने की इत्तला है. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन कल म्यांमार का दौरा करेंगे, जहां तवक्को है कि वो रोहिंग्या बहरान के बारे में फ़ौजी क़यादत को सख्त पैगाम देंगे. म्यांमार की फ़ौज ने अंदरूनी तहकीकात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को राखाइन रियासत में किसी किस्म की ज़्यादती के इल्ज़ाम से बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया है. ताहम इंसानी हुकूक की तंजीमें ये रिपोर्ट रद्द कर चुकी हैं. दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस म्यांमार पर दबाव बढ़ाने के लिए एक बिल पर काम कर रही है. उसकी तफसीलात इस रिपोर्ट में. लाखों अफराद की मुसीबत को ख़त्म करने के लिए आवाज़. This is ethnic cleansing. अब इस आवाज़ को रोहिंग्या बहरान के खात्मे के लिए बर्मा के फौजी जर्नैलों पर इक़्तिसादी पाबंदियां तजवीज़ करने वाले नए अमरीकी बिल की शक्ल में तवानाई मिल रही है. इस इक़दाम के ज़रिए बर्मा की फ़ौज को सख्त पैगाम दिया गया है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो इक़्तिसादी फ़ायदे भी उठाएं और साथ में रोहिंग्या अफराद की नस्ल कशी भी करें. एक ऐसा बहरान जो बर्मा की हकीकी सरबराह आंग सान सूची पर फौज को जवाबदेह ठहराने के दबाव के बायस मजीद पेचीदा हो गया है. हमें महज रोहिंग्या अफराद की नस्ल कुशी के मामले पर ही तशवीश नहीं है. दर हकीकत मसला म्यांमार की फौज की जानिब से सिविलियन हुकूमत को दबाने की कोशिशों का है. मेरे ख्याल में इससे उन्हें अमेरिका की तमाम सियासी ताकतों की जानिब से एक बहुत मजबूत पैगाम मिलेगा. अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा आंग सान सूची के पुराने हामी हैं. अमरीकी सेनेट में भी सेनेटर जॉन मकेन और बेन कार्डन की जानिब से इस इशू पर बिल मुतारिफ कराया गया है. आंग सान सूची के तर्जुमान का कहना है कि फौज पर पाबंदियों के फैसले के बुरे नताइज निकलेंगे, लेकिन ऐवान ज़ेरी या हाउस में इस बिल को पेश करने वाले रिपब्लिकन नुमाइंदे के मुताबिक इसका मकसद कतई तौर पर ये नहीं. हमें उम्मीद है कि इससे सूची का फौज के मुकाबले में असर बढ़ेगा. अगर फौज अपनी इस्लाह कर लेती है, रोहिंग्या के ऊपर मजालिम बंद कर देती है, तो फिर हम सूची के साथ मिलकर इन पाबंदियों में नरमी का काम कर सकते हैं. और बिल में वो अगले इक़दामात भी शामिल किए गए हैं जो मुजालिम बंद होने की सूरत में किए जाएंगे. हमारा हदफ ये है कि बेघर होकर बांग्लादेश भाग जाने वाले अफराद को वापस म्यांमार आने और अपने घरों को लौटने की इजाज़त मिले. हालांकि बहुत से घर फौज की जानिब से जला दिए गए, इसलिए बहुत सी इक़्तिसादी इमदाद की आने वाले दिनों में ज़रूरत होगी. कांग्रेसमैन एलियट एंगल कहते हैं उन्हें इस बिल पर इस साल के इख्तिताम तक पेशरफ्त की उम्मीद है. शो में आगे चलकर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बाहुनर पाकिस्तानी से, और हमारा हफ्तावार एजुकेशन सेगमेंट भी शामिल है आज के प्रोग्राम में. लेकिन पहले देखते हैं कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की झलकियां वर्ल्ड व्यू में. यमन के शहर अदन में 2 खुदकुश हमला आवरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के बाहर खड़ी एक गाड़ी के करीब धमाका करके 6 अफराद को हलाक और दर्जनों को जख्मी कर दिया है. धमाके की शिद्दत से करीबी इमारत भी तबाह हो गई. कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद का कहना है कि कतर पर पाबंदी लगाने वाले अरब ममालिक मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं थे. मुल्क की शुरा काउंसिल से खिताब के दौरान उनका कहना था कि कतर ने पाबंदियां लगाने वाले अरब ममालिक को मुल्क के खुदमुख्तारी के फ्रेमवर्क में रहते हुए मुज़ाकरात की पेशकश की थी.
عراقی کرد حکام کا کہنا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے مذاکرات کی خاطر عراقی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہوئے علاقے کی علیحدگی کی تحریک کو روکنے کے لیے تیار ہیں۔ جنوبی امریکہ کے ملک پرو میں 2000 سال پرانے آثار قدیمہ کے نمونے آگ لگنے سے تباہ ہو گئے ہیں۔ ان نمونوں کو 4500 سال پرانے ٹیمپل آف ونٹرون سے دریافت کیا گیا تھا، جو کہ براعظم امریکہ کا سب سے پرانا ٹیمپل ہے۔ امریکی کانگریس کے 535 اراکین میں سے 105 خواتین ہیں، یعنی آبادی کے 50% کی وفاق میں نمائندگی صرف 20% ہے۔ لیکن اگلے سال یہ بدل بھی سکتا ہے، کیونکہ تقریباً 400 خواتین کانگریس کے لیے انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ سیاست میں ہر سطح پر خواتین کو آگے لانے کے لیے اب امریکہ میں بہت سے ادارے انہیں خاص طور پر تیاری بھی کروا رہے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہفتے کی رات پڑھائی کا وقت، لیکن پہلے کچھ گپ شپ۔ ڈیجا سوئر کالج کے آخری سال میں ہیں اور ریسٹورانٹ میں کام کرتی ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد اپنا نام بیلٹ پیپر پر دیکھنا ہے۔ میرا ارادہ سینٹ پیٹرزبرگ میں اپنے گھر پہنچ کر 2020-21 کے سٹی کونسل کے الیکشنز میں حصہ لینا ہے، اور اس کے بعد میں شہر کی پہلی افریقی امریکی خاتون میئر بننے کی خواہش رکھتی ہوں۔ تیاری کے لیے ڈیجا نے ریڈی ٹو رن نامی ٹریننگ پروگرام میں شرکت کی۔ یہاں وہ الیکشن مہم چلانا سیکھتی ہیں، اور پھر سب سے مشکل کام فنڈ ریزنگ۔ ٹرینرز متفق ہیں کہ سیاست میں عورتوں کی نسبت مرد زیادہ ہیں۔ انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ منتخب نمائندے کی حیثیت سے وہ اور بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ میری ساری زندگی مجھے بتایا جاتا رہا ہے کہ مجھے الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن میرے اندر ہمیشہ ایک آواز مجھے کہتی تھی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ کون میری بات سنے گا؟ ویسے تو امریکہ بھر میں خواتین کو سیاست کے لیے تیار کرنے کے بہت سے پروگرامز ہیں، لیکن صرف ریپبلکن خواتین کی تربیت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پروگرامز کم ہیں۔ لیکن ریاست اوہایو میں ایک ایسا پروگرام موجود ہے۔ اس 8 ماہ پر مبنی پروگرام کو ریاست کے ایوان نمائندگان کی پہلی خاتون اسپیکر 90 سالہ جو این ڈیوڈسن چلا رہی ہیں۔ اگلے سال ڈیموکریٹک خواتین امیدوار تعداد میں ریپبلکن خواتین امیدواروں پر 4-1 سے سبقت لے جائیں گی۔ کچھ کا خیال ہے کہ پچھلے سال کے امریکی صدارتی انتخابات کے نتیجے سے خواتین سیاست سے دور ہوئیں، لیکن پھر واشنگٹن میں خواتین کے تاریخی مارچ نے انہیں نئی توانائی دی۔ بہت سی ڈیموکریٹک خواتین اس لیے آگے آ رہی ہیں کیونکہ وہ کچھ خاص ایشوز پر پرزور انداز میں سوچتی ہیں۔ ریپبلکن خواتین میں ہم ایسا نہیں دیکھتے، وہ لوکل گورنمنٹ جیسے نچلے درجوں سے بتدریج اوپر آتی ہیں۔ جوائن کی کامیابی کا ثبوت ہے ریاستی نمائندہ کرسٹینا ہیگن، جو اب امریکی کانگریس کے انتخاب کے لیے کھڑی ہیں۔ لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ سے سیکھا کہ ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے، جو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس سے ڈرنا کیسا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ ٹریننگ ان خواتین کو کتنا اوپر تک لے کر جا سکتی ہے، لیکن شاید یہ اس کا مقصد بھی نہیں۔ چاہے میں جیتوں یا ہاروں، میں نے اپنی عمر اور مجھ سے کم عمر لڑکیوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے، تو میں نے اپنا کام کر دیا اور میں پھر کوشش کروں گی۔ کیرولائن پرسوٹی کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔ عام طور پر جب بچے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول جاتے ہیں تو زیادہ تر یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس دوران کیا تفریح کی، لیکن واشنگٹن کے قریب امریکی ریاست میری لینڈ کے کچھ ہائی اسکول کے طالب علموں نے اس سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کچھ مختلف کیا۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں اس ہفتے کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ الینا پگوسین سمر رائز انٹرنشپ کی اپنی پہلی اسائنمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم جیل پر کچھ DNA ٹیسٹ کریں گے تاکہ اس کا تعین کیا جا سکے کہ آیا یہ تجربہ کلاس میں ہمارے طالب علموں کے لیے کام کرے گا۔ یہ منٹگمری کالج میں ایک بایولوجی لیب سیشن ہے۔ جتنا سامان اور مشینری میں نے یہاں استعمال کی زیادہ تر ہائی اسکولوں میں نہیں دیا جاتا۔ میرے لیے ان چیزوں کا استعمال سیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سب کچھ صرف لیب کے اندر ہی نہیں تھا۔ میں اسے نیچے ایک سانپ پر کام کرنے لے گئی تھی۔ ہمارے پاس ایک کچھوا بھی ہے، لہٰذا اسے یہاں جانوروں کی دیکھ بھال کا تجربہ بھی ہوا۔ اس تجربے نے مجھے گریجویشن کے بعد اپنے مستقبل کی آپشنز کے بارے میں سوچنے میں مدد دی۔ الینا منٹگمری کاؤنٹی کے تمام 25 ہائی اسکولوں سے ان 400 سے زیادہ طالب علموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سمر رائز انٹرنشپ کے پہلے سال کے پروگرام میں حصہ لیا۔ رائز یا ریئل انٹرسٹنگ سمر ایکسپیرینس نامی اس پروگرام کا مقصد ہائی اسکول کے طالب علموں کو مختلف کیریئر سے روشناس کرانا ہے۔
हमने ये भी सोचा कि यहाँ काउंटी में 30,000 के करीब दरमियाने दर्जे की पेशावराना असामियाँ जो खाली पड़ी हैं, इन स्टूडेंट्स को किस तरह से उनसे रूशनास कराया जाए ताकि वो अगले चंद सालों में उनको पुर कर सकें। ये प्रोग्राम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 140 से ज्यादा बिजनेसेस, सरकारी एजेंसियों और गैर मुनाफा बख्शदारों ने इसमें तालिब इल्मों को बामुआवजा इंटर्नशिप करने की पेशकश के साथ हिस्सा लिया। इसे काउंटी काउंसिल से भी जुज़वी फंडिंग मिली है। अगरचे ये एक जंग थी, खास तौर पर बजट के टाइम पर, लेकिन अगर हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर आगे आना है तो ये बहुत अहम है। समर राइज के शुरका और मुंतज़मीन को उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में आइंदा सालों में इजाफा होगा और मजीद रियासतों में इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। फाइजा अल-मिस्री की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। और जाने से पहले मिलते हैं एक पाकिस्तानी से जिसने अपनी हिम्मत और जहानत से टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल सारा महमूदुल हसन नाबीना हैं और उन्होंने स्मार्टफोन, वीडियो और ऑडियो ऐप तैयार की है जिसे नाबीना अफराद बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस संग मील तक कैसे पहुँचे, उन्हीं से जानते हैं। महमूदुल हसन खलील ने दुनिया भर से पॉडकास्ट जमा करके इसकी एक डायरेक्टरी बनाने के लिए चंद साल कबल पॉडकास्ट वर्ल्ड के नाम से एक वेबसाइट बनाई, लेकिन उनके बकौल पाकिस्तान में पॉडकास्ट का रुझान कम होने की वजह से उन्हें इस काविश के खातिर खास समरात न मिल सके। ताहम हिम्मत हारने की बजाय उन्होंने अपने आइडिया में कुछ तब्दीली लाकर एक मोबाइल फ़ोन ऐप पर काम शुरू किया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं डिसेबिलिटी को भी सर्व करूं, फेलो डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए भी अच्छे से पॉडकास्ट्स बनाऊं और असातिज़ा और मुआशी, मुआशरती, इक़्तिसादी, मज़हबी और सियासी माहिरीन, मुदब्बिरीन हैं, मुफक्किरीन हैं, उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएं, उसको पॉडकास्ट की शक्ल दी जाए। ये इस वक्त वाहिद एंड्रॉयड ऐप है जिस पे एक वक्त में एक ही टॉक शो की ऑडियो और वीडियो दोनों अवेलेबल हैं। लेकिन ये काम इतना आसान था और ना ही है जितना शायद आपको महमूदुल हसन की बात से महसूस हुआ हो। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि काम करने वाला ब्लाइंड है तो एक्सप्लॉयटेशन भी है, सोसाइटी में वो है, आइडिया की भी एक्सप्लॉयटेशन है। सबसे पहले तो माली मुश्किलात थी, अब भी हैं, उसी तरह हैं, और फिर उसके बाद अपने आइडिया को लोगों को समझाने में टाइम लगता है, बताने में टाइम लगता है कि पॉडकास्ट दरअसल कहते किसको हैं। हमारे मुल्क में पॉडकास्ट का कल्चर ही नहीं था, आज भी नहीं है और अभी शायद मज़ीद वक्त लगे, लेकिन मुझे बड़ा यकीन है इस बात पे कि हम भैंस के आगे बीन नहीं बजा रहे। ये बड़ा पढ़ा लिखा मुआशरा है। गुज़श्ता 17 साल से दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता महमूदुल हसन खलील इस्लामाबाद की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में मुताले पाकिस्तान का मजमून पढ़ाते हैं। ख्वाहिश, कोशिश, इरादा और मजबूत इरादा, ये 2-3 चीज़ें अगर इकट्ठी कर ली जाएं तो ज़रूरियात और सलाहियतों के दरमियान हम आहंगी पैदा हो सकती है। तो अगर हम अपनी डिसेबिलिटी या किसी एबिलिटी को अपने लिए चैलेंज बना लें और उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें तो हम, मेरा ख्याल है कि चीज़ों को मैनेज करते हैं। महमूदुल हसन खलील कहते हैं कि उन्हें पॉडकास्ट के अपने इस काम के लिए जहां माली ताउन दरकार है, वहीं समाजी और इखलाकी ताउन की भी ज़रूरत है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। ये था हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, जिसके लिए हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/VOA Urdu और ट्विटर हैंडल है @UrduVOA। फाकिबुल इस्लाम और सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।